नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत ग्राउंड जीरो रिसर्च के आज के एग्जिट पोल के इस कार्यक्रम में। वादे के मुताबिक मैं और शशि जी हाजिर हैं और आज बात बंगाल के चुनाव परिणामों के सबसे सटीक अनुमान की, मतलब एग्जिट पोल की, जिसे मैं अक्सर शशिनुमान कहता हूं। ये इसलिए भी कहता हूं कि शशि शंकर सिंह जी के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को जब आप खंगालेंगे ट्विटर, फेसबुक या तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उससे भी आपको समझ में आएगा ये बात कि शशि जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसकी एक वैधानिकता है, उसका एक महत्व हो जाता है। बाकी के एग्जिट पोल भी अपनी जगह हैं, उनकी सत्यता को लेकर भी तमाम तरीके की चर्चा होती रहती है। बहरहाल, इसमें न जाके सीधे सीधे बंगाल पर आए, उससे पहले आपके जेहन में सवाल ये भी होगा कि चुनाव 5 राज्यों में है तो केवल बंगाल ही क्यों? तो पहले शशि जी और हमने असम की परिस्थिति भी बताई थी विस्तार से, एक एक सीट का हमने हिसाब किताब लगाया था, गुणा गणित जोड़ा था। और बंगाल पर नजर इसलिए है कि सबसे ज्यादा अगर इस समय पूरे देश में 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कहीं नजर है तो बंगाल पर है। और आप देख लीजिए, अभी हाल ही में पिछले दिनों चेन्नई उच्च न्यायालय का एक निर्णय आया, एक टिप्पणी आई थी। उस टिप्पणी में चुनाव आयोग पर बड़ी कठोर बात कही गई थी कि देश में जो सुनामी के तरीके से कोरोना की दूसरी लहर फैली है और जो भयावह स्थिति है, पूरा देश मरघट बनने की ओर बढ़ा है, तो उसमें बड़ी जवाबदारी चुनाव आयोग की है। और चुनाव आयोग पर जब ये टिप्पणी हो रही थी तो बंगाल की तरफ भी बहुत साफ तौर पर इशारा था, वहां की रैलियों का भी जिक्र था। तो ऐसे में देश भर की निगाहें बंगाल के चुनाव परिणाम पर है और उससे पहले अनुमान पर। आज का दिन अनुमानों का दिन है, एग्जिट पोल का दिन है। तो ऐसे में शशि भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। जी और स्वागत के साथ शशि भाई ये भी है, हालांकि आप जब कोई बात कहते हैं तो उसका एक आधार होता है और बड़ी मेहनत के साथ आप उस बात को कहते हैं। फिर भी हम आपसे ये समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि अभी की जो परिस्थिति है, जो आपने सर्वे किया है, जो आपने अनुमान लगाया है, उस अनुमान को लगाने के पीछे का जो मेथड था वो मेथड क्या रहा है और कितना ये अनुमान परिणाम के करीब हो सकता है? जी शशि जी। देखिए अमिताभ जी, हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बंगाल के जितने जिले हैं, सब जिले की अलग अलग परिस्थिति है और हर जिले के अनुसार मुद्दे बदल जाते हैं। तो हमने इसको सबसे पहले ध्यान में रखा और हमने पूरे बंगाल को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया: नॉर्थ बंगाल और हिल्स रीजन, सेंट्रल बंगाल रीजन, ग्रेटर कोलकाता रीजन और जंगल महाल और मेदिनीपुर रीजन। ठीक सबसे है। पहले टीम फील्ड में गई और अलग अलग रीजन का यह भ्रमण की। लगभग सभी विधानसभा की टीम ने भ्रमण किया और ये जानने का प्रयास ये किया कि किन मुद्दों पर लोग इस बार वोट डालने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो, कुछ लोग कहते हैं कि कहीं पर अम्फान का इशू था कि अम्फान में टीएमसी ने अच्छा काम नहीं किया, तो हमने देखा कि जी। आखिर ये मुद्दा किस रीजन में है। फिर आप देखे होंगे कि कहीं ठीक। राजवंशी जो समुदाय ऊपर कुछ बिहार में, मथुआ जो नदिया जिले में है, सबके अलग अलग डिमांड थे, तो आखिर वो किस मुद्दे पर किस पार्टी की ओर जा सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि जो टीएमसी का गढ़ है कलकत्ता, नॉर्थ 24, साउथ 24, इसमें टीएमसी कितने अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहती है। फिर अगर आप ठीक है। अलग जिला जाएंगे, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, वहां शुवेंदु अधिकारी को भाजपा में लेकर आई है, तो वहां हमने देखने का प्रयास किया कि शुवेंदु अधिकारी के आने के बाद भाजपा को कितना लाभ हो रहा है। तो तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर ये सर्वे टीम एक रिसर्च करके लाई। फिर उसके बाद जब उम्मीदवारों का चयन हो गया तो फिर एक बार टीम गई और हर विधानसभा में 300 से 400 लोगों के बीच में सैंपल किया गया। उसके बाद कुछ विधानसभा ऐसी थी जहां पर टीम जाने में सफल नहीं रही, उसके अलग कारण थे, तो वहां पर कॉलिंग के माध्यम से सैंपल को अंजाम दिया गया। जी अमिताभ। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के ये है कि समग्रता में ग्राउंड जीरो रिसर्च की टीम ने विस्तार से काम किया और बहुत बारीक काम किया है। जाहिर है तभी परिणाम के करीब का होने का दावा हम अपने अनुमानों को लेकर ये कह रहे हैं कि परिणाम के सबसे करीब और सबसे सटीक अनुमान ग्राउंड जीरो रिसर्च की टीम की तरफ से जारी की जाएगी। बड़ी तस्वीर भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। उससे पहले शशि भाई, जरूरी हो जाता है कि जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बंगाल की जो पूरी राजनीतिक परिस्थिति है या परिदृश्य है, उसका एक सीधा सीधा उसकी एक सीधी तस्वीर लोगों तक रखी जाए। 2011 में सब लोग जानते हैं कि वाम दलों के लंबे शासन को समाप्त कर ममता बनर्जी सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन के बाद खड़ी होती हैं और बंगाल में इतना विस्तार कर लेती हैं कि वो सरकार का हिस्सा होती है, वो सरकार बनाती हैं 2011 में। 16 में दोबारा 211 सीट, एक बड़ी संख्या के साथ सरकार बनाती है ममता बनर्जी।
और 3 सीटों वाली बीजेपी, जो 16 में मात्र 3 विधायक पाती है, वो पार्टी 19 आते आते ममता बनर्जी के नाक में दम करने की स्थिति में आ जाती है। 18 लोकसभा की सीट जीत जाती है और विधानसभा में अगर देखें तो 121 विधानसभाओं में बढ़त बनाती हुई नजर आती है। मैं सही हूं, बाकी शशि जिसको और भी ठीक करेंगे अगर बोलने में कहीं कोई कठिनाई रह गई होगी तो। इतनी बड़ी संख्या बीजेपी 3 विधायक वाली पार्टी 121 विधानसभा में लीड कर ले और 18 लोकसभा की सीटें जीत जाए तो जाहिर है कि 211 विधानसभा में फतह करने वाली 2016 में टीएमसी 2019 आते आते 167 168 तक सिमट जाए तो उसकी गिरावट, माफ करिएगा 164 पर अगर टीएमसी आती है और बीजेपी बढ़त बना के 121 तक पहुंचती है तो जाहिर है कि वहीं से एक तस्वीर बंगाल की दिखने लगती है कि विकल्प के तौर पर कौन सी पार्टी। लेफ्ट और कांग्रेस के जनाधार को लेकर भी तमाम बातचीत होती रही है। 9 विधानसभा में 2019 में लीड रखने वाली कांग्रेस क्या बंगाल में बेहतर विकल्प बन सकती थी? सीपीएम जिसकी पूरी परिस्थिति ही बदल गई थी 16 आते आते, मात्र 30-32 सीटों पर अगर संयुक्त देख लिया जाए वाम दलों तो 30-32 सीटों पर पहुंचने वाली पार्टी क्या ममता बनर्जी को सत्ता से हटा सकती है? ये सवाल भी गहरा होने लगा था। और ऐसे में 19 के बाद ये बात बहुत साफ हो गई थी कि जब 21 की लड़ाई होगी तो बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई होगी या टीएमसी बनाम बीजेपी की लड़ाई। उस लड़ाई का जो अनुमान लगाया गया था 19 में वही 2021 में दिखा भी जमीन पर। लेकिन बड़ी तस्वीर आखिर क्या निकली? बीजेपी की इतनी बड़ी फौज बंगाल के चुनाव में लगी थी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी थी। टीएमसी के भीतर भगदड़ की स्थिति बन गई। इतने सारे टीएमसी के दिग्गज बीजेपी में आते हैं, विधायकों की ज्वाइनिंग होती है, कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की, और जिस तरीके का माहौल बना था शशि जी, लग रहा था कि बीजेपी सरकार बनाएगी। अब आपके जो अनुमान है इस वक्त ग्राउंड जीरो रिसर्च की टीम है जिसका जमीनी आकलन है, वो क्या उस हवा की तरफ इशारा कर रही है, नहीं कर रही है? बड़ी तस्वीर तो आप बाद में दिखाएंगे, लेकिन विस्तार से हम बड़ी तस्वीर पर आने से पहले रीजन के हिसाब से जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि 4 हिस्सों में हमने बंगाल को बांटा है। उन 4 हिस्सों में जो पहला हिस्सा है वो हिस्सा आता है नॉर्थ बंगाल और हिल्स रीजन का। तो हम अपनी चर्चा की शुरुआत वहीं से करें क्या शशि भाई? जी, नॉर्थ बंगाल और हिल्स रीजन से करेंगे हम। इसके अंदर 8 जिला आता है: दार्जिलिंग, कलिंगपुंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा। तो इस 8 जिला के अंतर्गत कुल 54 विधानसभा है। और आप 2016 और 19 का प्रदेश एक बार रख दे सबके लिए। जी बिल्कुल, जैसा शशि जी ने बताया कि 54 विधानसभा इस रीजन के भीतर है, बड़ी संख्या है। 2016 की जो परिदृश्य है, 2016 की जो तस्वीर है, उसमें इस 54 विधानसभा में 24 विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली थी और बीजेपी को 2 विधानसभा में जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस के हिस्से 15 सीटें रही इस रीजन में और लेफ्ट के पास 9 सीट, अदर्स 4 सीट। इस अदर्स में 3 सीट आपको बता दें कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पहाड़ में जिसका प्रभाव रहा है, 3 सीटें उसकी भी इसमें रही है। और ये परिस्थिति 2016 की थी और 2019 में लोकसभा आते आते टीएमसी 24 विधानसभा जीती थी इस रीजन में, लेकिन 2016 में टीएमसी केवल 13 विधानसभा में लीड बना पाई थी। बीजेपी जो मात्र 2 विधानसभा में जीत पाई थी 16 में, वो 37 विधानसभा में बढ़त बनाती है और कांग्रेस जो 15 सीट जीतती है इस क्षेत्र में 2016 विधानसभा में, वो 19 आते आते महज 4 सीटों की बढ़त रख पाती है। अदर्स और लेफ्ट के जिम्मे यहाँ बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो ये बड़ी तस्वीर रही है 16 और 19 की। इस 54 विधानसभा सीटों पर हम बातचीत करें और इस बातचीत के लिए हम जिले के हिसाब से बातचीत करें तो थोड़ा सहज भी होगा समझने के लिए और बताने में भी। तो शशि भाई, कूच बिहार जिले में कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। 2016 में टीएमसी यहाँ 8 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करती है और 1 सीट लेफ्ट के जिम्मे वाम दल 1 सीट पर विजय होते हैं, उनके प्रत्याशी। 2019 में परिस्थितियां बदलती है। 8 सीट वाली टीएमसी महज 2 सीट पर अपनी बढ़त बरकरार रख पाती है।
और शून्य सीट वाली बीजेपी 7 सीटों पर बढ़त बना लेती है। कांग्रेस, लेफ्ट, अदर सब शून्य पर आ जाते हैं। इस जिले में इस वक्त की तस्वीर 2021 की तस्वीर क्या कहती है शशि जी? जी, कुछ बिहार बहुत इंपॉर्टेंट जिला है बीजेपी के लिए। इस जिला में राजवंशी और मुस्लिम मतदाताओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ग्राउंड जीरो रिसर्च टीम का एग्जिट पोल की बात करें तो इस जिला में बीजेपी को 5 से 7 विधानसभा में जीत मिल सकती है और टीएमसी को 2 से 4 विधानसभा में जीत मिल सकती है। अर्थात अगर राजवंशी वोट जो 2019 में बीजेपी को जितना मिला था, इस बार भी अगर मिलता है तो बीजेपी फिर जो पिछली बार के प्रदर्शन 2019 का जो प्रदर्शन था उसको दोहरा देगी और 7 विधानसभा में जीत दर्ज कर लेगी। लेकिन अगर राजवंशी मत थोड़ा सा घटता है तो फिर बीजेपी को 5 और टीएमसी को 4 विधानसभा में जीत मिलेगी। जी, तो आप मोटा मोटी आप ये कह सकते हैं कि कुछ बिहार में बीजेपी को 5 से 7 और टीएमसी को 2 से 4 विधानसभा में जीत मिलने की संभावना है। जी, तो कुल मिला के इस जिले में टीएमसी के लिए थोड़ी सी सेहत सुधरती हुई नजर आ रही है। अगर हम 19 की परिस्थिति को देखें, अगर वो तो 2 थोड़ी से बेहतर, आगे बढ़ती है। जी, अगर 2 से आगे बढ़ती है तो जी, ठीक है। और इसके बाद अलीपुर द्वार में आते हैं शशि जी। 5 विधानसभा की सीटें हैं अलीपुर द्वार में। 4 विधानसभा की सीट 2016 में तृणमूल के झोली में थी। 1 सीट बीजेपी ने जीत हासिल की थी 1 सीट पर, बाकी किसी के जिम्मे कुछ भी नहीं रहा। और 2019 आते आते परिस्थितियां बदल गई। 19 में 4 सीटों वाली टीएमसी जो 16 में 4 सीट जीतती है, वो 19 में शून्य पर आ जाती है और 1 सीट वाली बीजेपी 5 सीटों पर बढ़त बना लेती है। मतलब इस जिला की अलीपुर सभी द्वार, विधानसभा में मतलब कि इस जिला की सभी विधानसभा में 2019 में बीजेपी को बढ़त प्राप्त होती है। जी, हाँ, इस वक्त की तस्वीर 2021 में अलीपुर द्वार की तस्वीर क्या है शशि जी? इस बार भी जिला में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहने की संभावना है। जिला की सभी विधानसभा में भाजपा को जीत मिल सकती है। अगर कोई एक हो सकता है कि एक सीट बीजेपी इस जिला में हार जाए और वो सीट टीएमसी निकाल ले, तो आप कह सकते हैं कि इस जिला में अलीपुर द्वार जिला में बीजेपी को 4 से 5 और टीएमसी को 0 से 1 विधानसभा में जीत मिलने की संभावना है। तो ये स्कोर रह सकता है बीजेपी 4 से 5 और टीएमसी 0 से 1 अलीपुर द्वार में। अलीपुर द्वार जिला में एक बार फिर बीजेपी अच्छा करने जा रही है। जी, हालांकि ये बहुत बारीक बात हो जाएगी शशि जी, लेकिन 0 से 1 सीट की बात आप कह रहे हैं। अगर सहजता से संभव हो, अगर आंकड़े आपके सामने हो, तो क्या उस 1 सीट की चर्चा हो सकती है? क्या कौन सी सीट ऐसी आपको लग रही है जहां कुछ गुंजाइश बन सकती है, कुछ ऐसी? जी, अगर उस एक सीट की अगर बात करें तो ये थोड़ा कठिन होगा। जब हम प्रतिष्ठित सीटों का चर्चा करेंगे तो उस सीट का हम बारे में बता देंगे कि ठीक, कौन सी सीट होगी ठीक, जो टीएमसी निकाल लेगी, अगर ठीक निकालती है, है तो। ठीक, ठीक है। तो दर्शकों को एक बार बता दें कि प्रतिष्ठित सीटों पर भी हम बात करेंगे, अलग से एक शो करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट सेलिब्रिटी चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों ही तरफ से सेलिब्रिटी बहुत सारे हैं। तो ऐसे में उन सीटों का हाल भी हम आपको बताएंगे कि हमारे आकलन के मुताबिक, ग्राउंड जीरो रिसर्च टीम के मुताबिक, उन प्रतिष्ठित सीटों पर किसका पलड़ा कितना भारी है। बहरहाल ऐसे अगली ऐसे अमिताभ जी, आप जो एक सीट की जो बात कर रहे थे अलीपुर द्वार जिला की, वो सीट है फलाकाटा। मेरे दिमाग में आ गया, वो फलाकाटा की सीट है। ये सीट हो सकता है कि टीएमसी जीत ले। हालांकि मैं भी मानता हूं कि ये सीट भाजपा की जीतने की ज्यादा संभावना है। जी, ठीक, ठीक है। कमोबेश 1 सीट पर थोड़ी सी लड़ाई आपको दिखी, अच्छी बात। ठीक है, जलपाईगुड़ी जिले की बात करते हैं शशि जी। कुल 7 जी, विधानसभा की सीटें हैं जलपाईगुड़ी में। 2016 में 6 विधानसभा की सीट टीएमसी के जिम्मे रही है और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। और 19 में परिस्थितियां बदली है। 6 विधानसभा जीतने वाली इस जिले में टीएमसी मात्र 1 सीट पर बढ़त बना पाती है विधानसभा में और 0 सीट जीतने वाली 2016 में बीजेपी 19 आते आते 6 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना लेती है। ये बड़ी बढ़त जो 19 में दिखी बीजेपी की, वो जलपाईगुड़ी जिले के भीतर इस समय दिख रही है क्या उसी तरीके से? हो सकता है कि बीजेपी 2019 के प्रदर्शन को जलपाईगुड़ी जिला में रिपीट कर दे। इंपॉर्टेंट जिला है बीजेपी के लिए। ये भी राजवंशी डोमिनेटेड जिला है। आप देखेंगे कि जहां जहां राजवंशी समाज का वोट है वहां बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो अगर हम जलपाईगुड़ी जिला की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी को 1 से 2 और बीजेपी को 5 से 6 विधानसभा में जीत मिल सकती है। अर्थात बीजेपी 2019 में जो प्रदर्शन की थी, जो 6 विधानसभा में बढ़त मिली थी, उससे अगर घटेगी तो शायद 1 सीट घट सकती है और दूसरी तरफ टीएमसी शायद 1 सीट
बढ़ सकती है। तो ये था जलपाईगुड़ी जिला के बारे में। जी मतलब इस 3 जिले की बात अगर हम अभी तक कर लें, जलपाईगुड़ी तक शशि जी, तो कमोबेश यही है कि जो 19 की परिस्थिति थी लोकसभा की, लगभग वैसी ही तस्वीर है। जी, जो लगभग वही प्रदर्शन रहने की संभावना है। बीजेपी अपनी स्थिति को रिटेन कर सकती है। अगर कुछ सीटें गंवाती है तो हो सकता है कि 2-3 सीट गंवा दे 2019 की तुलना में। जी शशि जी, कलिम्पोंग जिला पहाड़ का एक महत्वपूर्ण जिला है, एक विधानसभा की सीट है और 2016 में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा यहाँ से जीत दर्ज करती है और 2019 में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बीजेपी के साथ होती है और तब बीजेपी जो इकलौती सीट है उस पर बढ़त बनाती है। इस वक्त गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का जो एक धड़ा है, विमल गुरुंग जिसका नेतृत्व करते हैं, वो टीएमसी के साथ है। उसका कुछ असर इस सीट पर दिख रहा है क्या कलिम्पोंग में? जी, इसका असर इस सीट पर मिलेगा, देखने को मिलेगा, क्योंकि विमल गुरुंग जो 2019 में बीजेपी के साथ थे, अभी टीएमसी के साथ है। तो कलिम्पोंग जिला के जो विधानसभा है कलिम्पोंग, तो इस विधानसभा में विमल गुरुंग की पार्टी की जीतने की संभावना प्रतीत है। जी ठीक है, कलिम्पोंग के बाद दार्जिलिंग जिले की बात कर ले। दार्जिलिंग जिले में 5 विधानसभा की सीटें, मुझे लगता है कि इसी में हमने कुर्सियांग को भी रखा है। एक सीट जो कुर्सियांग की है, मुझे लगता है कि जी जी, दार्जिलिंग जिले कुर्सियांग में और ही। दार्जिलिंग दो सीट, जो हिल्स की दो ठीक सीट इस जिले में आती है। जी ठीक है, तो दार्जिलिंग जिले के भीतर टोटल 5 विधानसभा है। इस 5 में से 2 विधानसभा में 2016 में कांग्रेस की जीत हुई थी, एक विधानसभा में लेफ्ट ने जीत हासिल की थी और 2 विधानसभा में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 में पांचों की पांचों सीट पर बीजेपी की बढ़त थी। संभव है ये गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रभाव के कारण रहा होगा। जी, और इस समय जब विमल गुरुंग ममता बनर्जी के साथ है, तो फिर इस पांचों विधानसभा को लेकर आपका अनुमान क्या कहता है? दार्जिलिंग जिला में 2 से 3 विधानसभा में बीजेपी को जीत मिल सकती है और 2 से 3 विधानसभा में ही टीएमसी को जीत मिल सकती है। अर्थात अगर बीजेपी 3 सीट जीतती है तो फिर टीएमसी 2 सीट जीतेगी, अर्थात एक टीएमसी जीतेगी और एक जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा वो जीतेगी। लेकिन अगर बीजेपी 2 विधानसभा में जीतती है तो फिर 3 विधानसभा में टीएमसी प्लस को जीत मिल सकती है, अर्थात 2 में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जीतेगी और एक में टीएमसी जीतेगी। तो इस जिला में आप कह सकते हैं कि बराबरी का मुकाबला हो सकता है। जी तो पहाड़ में आपके मुताबिक टीएमसी का पताका लहरा सकता है या उनके हाँ, गठबंधन का पताका? टीएमसी खाता खोल सकता है विमल गुरुंग के आने के बाद। अब देखना यह होगा कि टीएमसी का खाता खुलता है या सिर्फ विमल गुरुंग की जो पार्टी है वही सिर्फ सीटें जीत पाती है। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। चलिए अगले जिले की तरफ चलते हैं, उत्तर दिनाजपुर। 9 विधानसभा की सीटें हैं इस जिले में। 4 में 2016 में टीएमसी ने जीत हासिल की थी, 3 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और 2 सीटों पर वाम दलों ने जीत हासिल की थी। 2019 में उत्तर दिनाजपुर जिले के भीतर 5 सीटों पर टीएमसी ने बढ़त हासिल की थी और 4 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी। बाकी सबके जिम्मे शून्य ही रहा। इस वक्त 2021 में उत्तर दिनाजपुर जिले की तस्वीर क्या कहती है शशि जी? देखिए, इस जिला में थोड़ी सी सीटें बीजेपी के 2019 के मुकाबले घट सकती है। 2019 में बीजेपी को इस जिला में लाभ हुआ था, एक सीट है रायगंज लोकसभा, वहां बीजेपी जीत गई थी। कारण ये हुआ था कि मोहम्मद सलीम चुनाव लड़े थे लेफ्ट के और उन्होंने ठीक अच्छा है, डेंट किया था मुस्लिम मतों में। तो मुस्लिम मत इस बार ठीक डेंट है। नहीं हो रहा है। इस जिला में हम लोग का अनुमान ये है कि मुस्लिम मत एक तरफा टीएमसी को मिला है। तो टीएमसी 6 से 7 विधानसभा में जीत दर्ज कर सकती है और बीजेपी को 2 विधानसभा में जीत मिल सकती है। एक स्लाइड चांस है कि एक सीट में लेफ्ट कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव जीत जाए, लेकिन आप मान के चल सकते हैं कि 2 विधानसभा बीजेपी के खाते में और 7 विधानसभा टीएमसी के खाते में। तो 2019 के मुकाबले इस जिला में बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान है। जी अमिताभ जी। उत्तर दिनाजपुर के बाद शशि जी, बात दक्षिण दिनाजपुर की कर ली जाए। दक्षिण दिनाजपुर जिले के भीतर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और 2016 की जो तस्वीर है उसमें 2 सीटों पर टीएमसी जीत दर्ज करती है, एक सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज करती है और 3 सीट पर लेफ्ट के जो प्रत्याशी हैं वो जीत दर्ज करते हैं। 2019 में परिस्थितियां बदलती है, मामला 50-50 का होता है। 3 सीट पर टीएमसी की बढ़त होती है और 3 सीटों पर बीजेपी की बढ़त होती है। इस वक्त की जो बड़ी तस्वीर है दक्षिण दिनाजपुर जिले की, वो उसी तरीके की है 19 जैसी 50-50 का मामला है, ना तस्वीर बदलती हुई दिख रही है?
लगभग उसी तरह के रिजल्ट आने की संभावना है 2019 की तरह। इसमें यहाँ पर यह हो सकता है कि बीजेपी 3 से 4, मतलब बीजेपी की एक सीटें बढ़ जाए 4 हो जाए और टीएमसी की एक सीटें घट के 2 हो जाए, और यह भी हो सकता है कि बीजेपी 3 रहे और टीएमसी 3 रहे। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि दक्षिण दिनाजपुर में टीएमसी को 2 से 3 और बीजेपी को 3 से 4 विधानसभा में जीत मिलने की संभावना है। जी चलिए, इस रीजन के, नॉर्थ बंगाल और हिल्स रीजन के सबसे आखिरी जिले की बात करते हैं। 12 विधानसभा की सीटें हैं इस जिले में। बात मालदा की। मालदा जिले में 2016 की जो तस्वीर है शशि भाई, 12 विधानसभा में बीजेपी केवल एक विधानसभा में जीत दर्ज करती है, 8 विधानसभा में कांग्रेस जीत दर्ज करती है, 2 विधानसभा लेफ्ट की जीत हासिल होती है 2 विधानसभाओं में, एक अदर्स की भी जीत हासिल होती है 1 विधानसभा में। 2019 में परिस्थितियां थोड़ी अलग होती है। टीएमसी महज 2 सीटों पर बढ़त बना पाती है और बीजेपी 6 सीटों पर, 1 से बढ़ के 6 सीटों पर बढ़त बना लेती है, और कांग्रेस जो है 8 से घट के 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाने में कामयाब हो पाती है। लेफ्ट के जिम्मे कुछ भी नहीं रहता है, अदर्स के जिम्मे भी कुछ भी नहीं रहता है। तो ये जो 19 में तस्वीर बदली है मालदा में, 16 और 19 जैसी किसी एक की तस्वीर दिख रही है मालदा जिले में, या 16 या 19, या फिर इस दोनों से अलग की तस्वीर? लगभग 19 का जो प्रदर्शन था वही रिपीट होगा। इस जिले में बीजेपी को 5 विधानसभा में जीत मिल सकती है, टीएमसी को 4 विधानसभा में जीत मिल सकती है और संयुक्त मोर्चा को 3 विधानसभा में जीत मिल सकती है। जी अच्छा, ठीक है। तो वो कुल मिला के ये है शशि भाई, जिस बात को बार बार लोग बता रहे थे, या हमने भी अपनी बातचीत में कहा है कि नॉर्थ बंगाल हिल्स रीजन, जिससे बीजेपी मजबूत क्षेत्र मानती थी, वो वास्तव में बीजेपी के लिए मजबूती की तरफ, उस पकड़ को बनाए रखने की तरफ इशारा कर रही है। इतना तो कहा ही जा सकता है। जी, और चलिए, एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बीजेपी को, ये जो हम नॉर्थ बंगाल और हिल रीजन की बात कर रहे थे, तो इस 54 में से बीजेपी को 2019 में 37 विधानसभा में बढ़त मिली थी। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या 37 विधानसभा बीजेपी 2021 में जीतती है या नहीं जीतती है। हम ओवरऑल अगर प्रदेश की बात, जी हम अगर ओवरऑल पिक्चर की बात करें नॉर्थ बंगाल और हिल्स रीजन के 54 सीट की, तो टीएमसी को 18 से 25, बीजेपी को 26 से 32 एवं संयुक्त मोर्चा को 3 से 4 विधानसभा में जीत मिलने की संभावना है। अर्थात बीजेपी हो सकता है कि 2019 का जो प्रदर्शन था उससे उसकी सीटें कुछ इस इलाके में कम हो जाए, और इसका बहुत बड़ा कारण यह होगा कि बिमल गुरुंग का टीएमसी की ओर जाना है। एक तो दार्जिलिंग में सीटें आप देख रहे हैं कि कम हो रहा है, एक उस जिले में कुछ सीटें कम हो सकती है 2 या 3, और दूसरा जो जिला है वो है उत्तर दिनाजपुर, इस जिले में कुछ सीटें कम हो सकती है बीजेपी की 2019 के मुकाबले। जी बहुत जी। तो कुल मिला के ये है कि नॉर्थ बंगाल हिल्स रीजन में पहाड़ और साथ में दिनाजपुर में एक हिस्से में बीजेपी के लिए झटका है। जी बाकी बीजेपी अपने प्रदर्शन को शायद रिपीट कर दे, तो कुल मिलाकर वही जो हम कह रहे हैं कि 26 से 32 के बीच में बीजेपी को सीट मिल सकती है नॉर्थ बंगाल हिल्स रीजन में, टीएमसी को 18 से 25 और संयुक्त मोर्चा को 3 से 4 विधानसभा। जी नॉर्थ बंगाल हिल्स रीजन के बाद शशि भाई अब सेंट्रल बंगाल की तरफ चलते हैं। सेंट्रल बंगाल रीजन में कुल 5 जिले हैं जिनकी सीटों पर हम बात करने वाले हैं। 75 विधानसभा की सीटें इस रीजन में हैं, और इसमें 75 में 45 विधानसभा में टीएमसी ने 2016 में जीत दर्ज की थी। बीजेपी शून्य पर रही थी इस रीजन के भीतर 2016 में। कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल करती है और लेफ्ट पार्टी 11 सीटों पर विजयी होती है इस रीजन के भीतर। लेकिन 2019 में तस्वीर बदल जाती है शशि जी। 45 विधानसभा सीट जीतने वाली इस रीजन में टीएमसी वह महज 42 सीटों पर बढ़त बना पाती है 2019 में, 3 सीटों का नुकसान दिखता है। और शून्य सीट इस रीजन में 2016 में जीतने वाली बीजेपी अचानक से 28 सीटों पर बढ़त बना लेती है 2019 में। ये शून्य से 28 का सफर ये कैसे हो गया शशि जी? इसमें 2 इंपॉर्टेंट कारण था। एक तो मथुआ वोटों का बीजेपी की तरफ निकलेशन, आप देखेंगे कि नादिया जो जिला है जो मथुआ डोमिनेटेड है, वहां पर 17 में से 11 में बीजेपी को बढ़त मिलती है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बर्धमान, जहां हिंदी भाषी मतदाता है, कोयला का क्षेत्र है, झारखंड का बॉर्डर रीजन है, वहां पर जिले की 9 में से 9 में बीजेपी को बढ़त मिलती है। तो ये जो 2 जिला है ये बीजेपी की सीटें काफी बढ़ाती हैं। इसके अलावा बीरभूम की 5
और पूरा वर्तमान की 2 में बीजेपी को बढ़त रहती है और एक मुर्शिदाबाद में बढ़त मिलती है। जी, तो आप कह सकते हैं ठीक कि है। हिंदी भाषी और मटुआ वोटों का इंक्लेशन इस रीजन में बीजेपी की सीटें में इजाफा करती हैं, बढ़ा बीजेपी को दिया। विधानसभा में बढ़त दिलाती है। जी, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं मुर्शिदाबाद से। वैसे तो मुर्शिदाबाद जिले के भीतर विधानसभा की कुल 22 सीटें हैं, लेकिन चूंकि चुनाव 20 सीटों पर इस वक्त हुए हैं, तो ऐसे में हम उन 20 सीटों की ही बात आपसे करेंगे शशि जी। और जो 2016 की तस्वीर है वो हालांकि 22 सीटों की है। तो 2016 में 22 में 4 विधानसभा की सीटें टीएमसी जीतती है मुर्शिदाबाद जिले के भीतर, 14 कांग्रेस जीतती है, बीजेपी शून्य पर रहती है, लेफ्ट 4 सीटों पर विजयी होती है। 2019 में मुर्शिदाबाद जिले की 22 में से 16 विधानसभा सीट में टीएमसी बढ़त बनाती है, बीजेपी शून्य पर जो 16 में थी वो 1 पर आ जाती है, और कांग्रेस जो 14 पर थी वो घट के महज 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाने में कामयाब रहती है। लेफ्ट बिल्कुल शून्य पर है, अदर्स के जिम्मे भी कहीं कुछ नहीं है। तो इस वक्त जिन 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, वहां की एक मुकम्मल तस्वीर इस जिले की ग्राउंड जीरो रिसर्च की टीम क्या कहती है? देखिए मुर्शिदाबाद में उम्मीद थी कि कांग्रेस बेहतर करेगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये अधीर रंजन चौधरी जी का इलाका है, लेकिन ऐसा हमारे एग्जिट पोल में देखने को नहीं मिल रहा है। टीएमसी जिले में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। मुस्लिम मतदाता जो है वो एक तरफा टीएमसी को शायद वोट किए हैं, और इस जिले की जो 20 विधानसभा में चुनाव हुआ है, 2 में तो चुनाव नहीं हुआ है, जंगीपुर और शमशेरगंज में, तो मुर्शिदाबाद जिले की 20 में से 14 से 16 विधानसभा में, हो सकता है 17 भी चला जाए, टीएमसी को जीत मिलने की संभावना है। 0 से 1 विधानसभा में बीजेपी को जीत मिल सकती है। एक सीट है मुर्शिदाबाद जिसमें बीजेपी शायद चुनाव जीत जाए। हालांकि हमारा एग्जिट पोल ये मार रहा है कि मुर्शिदाबाद में टीएमसी को जीत मिलेगी, और 4 से 6 ये घट भी सकता है, 3 से 5 भी हो सकता है, तो 3 से 6 आप कहिए कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना है। तो इस जिले में टीएमसी के लिए बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस जिले की आप कह सकते हैं कि 20 में जो चुनाव हुआ है उसमें से 14 से लेकर 17 में जीत मिल जाए शायद टीएमसी को। जी, तो कुल मिला के ये है कि मुर्शिदाबाद जिले के भीतर ओवैसी और पीरजादा और ऐसी पार्टियों को लेकर जो एक कोशिश थी कि डिवीजन होगा, आप तो उसको सिरे से खारिज कर रहे हैं कि डिवीजन जैसी कोई चीज मुस्लिम वोट बैंक के भीतर नहीं दिखी है। जी, जी, नहीं, क्योंकि इस जिले में नहीं दिखता है। इस जिले में अंतिम 2 चरण में चुनाव हुआ इस जिले में, और इस जिले में जब चुनाव आया तब तक जनता मान चुकी थी कि मुख्य मुकाबला भाजपा और टीएमसी के बीच में है। कहीं ना कहीं टीएमसी आगे है, तो कुछ लोगों का मानना था कि बीजेपी आगे है, लेकिन ये जिला जो है मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो मुस्लिम तो मानेंगे कि टीएमसी आगे है। तो उन लोगों ने एक तरफा इस जिले में कांग्रेस को नकार दिया और वोट किया है टीएमसी को। तो इसी कारणवश ये जो बड़ी कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि 10 से 12 विधानसभा जीत मिलेगी, तो शायद उनको ना मिले, उनको 3 से 6 में संतोष करना पड़े, और टीएमसी बाकी की सारी विधानसभा जीत जाए। अगर 3 में जीतती है कांग्रेस, तो शायद इस 20 में से 17 वो जीत जाए। एक साइड बीजेपी को मुर्शिदाबाद आ जाए, हालांकि मैं मुर्शिदाबाद नहीं मान रहा हूं कि टीएमसी जीतेगी। जी, चलिए, बड़ी बात है। अधीर रंजन चौधरी जी का प्रभाव क्षेत्र और उनके गृह जिले में कांग्रेस की अगर स्थिति और खराब होती है तो जाहिर है इसका अपना एक मतलब है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, नदिया जिले की बात करते हैं। 2019 में बीजेपी के जीत के पीछे का एक बड़ा कारण रहा ये जिला, जिसका जिक्र भी आपने किया। कुल 17 विधानसभा की सीटें हैं इस जिले में। 13 विधानसभा में 2016 में टीएमसी ने जीत हासिल की थी, और 3 विधानसभा में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, और 1 विधानसभा में लेफ्ट की भी जीत हुई थी नदिया जिले के भीतर। लेकिन ये पूरी तस्वीर बदल जाती है 2019 लोकसभा में, और 19 लोकसभा में मात्र 6 सीटों पर टीएमसी की बढ़त होती है, 11 सीटों पर सीधे सीधे बीजेपी बढ़त हासिल करती है। अभी नदिया जिले की जो तस्वीर है वो बड़ी तस्वीर कैसी है शशि जी? इस जिले में बीजेपी को अच्छी सीटें मिलने की संभावना है। बीजेपी 2019 के प्रदर्शन को दोहरा सकती है, हालांकि कुछ सीटें कम हो सकती हैं। तो इस जिले में बीजेपी को 9 से 10 सीट मान रहा हूं कि 9 से 10 में बीजेपी चुनाव जीत सकती है। जो मतुआ समुदाय था इस जिले में एक बार फिर बीजेपी की तरफ अपना समर्थन दिया है। देखने को मिला है कि मतुआ वर्ग पूरी तरह से बीजेपी को समर्थन दिया है। लेकिन दूसरी तरफ माने तो इस जिले का एक और पार्ट है जो मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो उन क्षेत्रों में टीएमसी को सफलता मिलने की संभावना है। तो 7 से 8 विधानसभा में टीएमसी को जीत मिल सकती है। और नादिया जिले के एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं, एक विधानसभा ऐसी है जहां एक निर्दलीय उम्मीदवार भी मुकाबले में है। जी, क्या बात है। तो फिर चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बीरभूम जिले में चलते हैं।
बीरभूम जिले में शशि भाई 11 विधानसभा की सीटें हैं। 9 सीटों पर 2016 में टीएमसी को जीत मिली थी। एक सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और एक सीट पर लेफ्ट की जीत हुई थी। लेकिन 2019 में बीरभूम जिले के भीतर महज 6 विधानसभा सीटों पर टीएमसी की बढ़त होती है और 11 पर माफ करिएगा 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की बढ़त हो जाती है। तो ये जो तस्वीर बदलती है 6 और 5 का मामला हो जाता है 19 आते आते, ये 21 में भी कायम है न उसमें कुछ बदलाव आया है? बीजेपी थोड़ा सा घट सकती है, बीजेपी को 1-2 सीट का नुकसान हो सकता है इस जिले में। इस जिले में बीजेपी को 3 से 4 और 6 से 8 विधानसभा में टीएमसी को जीत मिल सकती है। और अगर एक स्लाइड चांस हुआ तो एक सीट में कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिल सकती है। तो आप मोटा मोटी ये मानेंगे कि बीरभूम की पिक्चर ये रह सकती है कि बीजेपी को 3 से 4, टीएमसी को 6 से 8 और 0 से 1 कांग्रेस और लेफ्ट उम्मीदवार। जी ठीक है। पूर्व बर्धमान जिले के भीतर शशि भाई 16 विधानसभा की सीटें हैं। 14 पर 2016 में टीएमसी जीत हासिल करती है। 2 विधानसभा पर लेफ्ट जीत हासिल करती है और 2019 में 14 पर फिर से टीएमसी अपनी बढ़त हासिल करती है और लेफ्ट की दोनों सीट घट जाती है, शून्य हो जाती है और बीजेपी 2 सीटों पर लीड बना लेती है। तो कहने वाले इसको ये भी कहेंगे कि सीधे सीधे लेफ्ट का स्विच ओवर होगा संभव है बीजेपी में। जी और इस वक्त क्या तस्वीर लग रही है इस जिले की? पूर्व बर्धमान जिले में हमारा एग्जिट पोल ये मान रहा है कि बीजेपी इस जिले में बढ़ सकती है। इस जिले के कुछ क्षेत्रों में थोड़ा सा हिंदू वोटों का पोलराइजेशन देखने को मिला है और एससी मतदाता जो इस जिले में है ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा बीजेपी के पक्ष में दिखाई दिए। तो इस जिले में हो सकता है कि बीजेपी अपने 2019 के वजन से आगे बढ़ जाए और बीजेपी 6 से 8 विधानसभा में शायद चुनाव जीत ले। तो अगर आप थोड़ा सा सेफ खेलेंगे बीजेपी के लिए तो 4 से 8, लेकिन 6 से 8 आप दे सकते हैं बीजेपी को। और वहीं पर अगर हम टीएमसी की बात करें तो टीएमसी 8 से 10 विधानसभा में जीत दर्ज कर सकती है। तो बीजेपी अच्छा। अपने जो 2019 का 2 था उससे तो बढ़ेगी। अब 2 से 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है। हमने एक बड़ा नंबर दिया है, 6 से 8 दिया है। वहीं पर टीएमसी को हमने 8 से 10 दिया है। जी ठीक है। और पश्चिम बर्धमान जिले की बात करें तो 9 विधानसभा की सीट है। 2016 में 5 विधानसभा में टीएमसी की जीत होती है और एक में कांग्रेस की जीत होती है। 3 विधानसभा में लेफ्ट फ्रंट की जीत होती है और अभी 2019 की जो तस्वीर है 9 विधानसभा में सीधे सीधे केवल और केवल बीजेपी की बढ़त रहती है। 2021 की तस्वीर क्या कहती है शशि जी पश्चिम बर्धमान में? पश्चिम बर्धमान जिले में देखिए बीजेपी 2019 में सभी सीटों में बढ़त ली थी, लेकिन इस बार ऐसा होने की उम्मीद नहीं है। बीजेपी घटेगी, अब 9 से 6 पर आती है कि 5 पर, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर बीजेपी यहाँ 6 आती है तो टीएमसी 3 विधानसभा जीत दर्ज कर सकती है। अगर बीजेपी यहाँ 5 आती है तो हो सकता है कि बीजेपी 5, टीएमसी 3 और एक विधानसभा जमुरिया जहां पर लेफ्ट सीपीएम काफी अच्छा चुनाव लड़ रही है, आईसी घोष जेएनयू के प्रेसिडेंट है, तो हो सकता है कि वो चुनाव जीत जाए। हालांकि कहना बहुत मुश्किल है, बहुत कांटे के मुकाबले में वो वहां फंसी हुई है। तो इस जिले में आप मान सकते हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस 0 से 1, बीजेपी 5 से 6 और 3 से 4 आप टीएमसी को दे सकते हैं। जी अच्छा, कुल मिला के ये है कि 21 राम 26 वाम जमुरिया की सीट पर जो है वो गड़बड़ हो गया, वो नारा वो चल नहीं पाया। ठीक है। सेंट्रल बंगाल की जो बड़ी तस्वीर है इस रीजन की, 75 विधानसभा की सीट है। 2016 में 45 विधानसभा में टीएमसी ने जीत हासिल की थी। 19 विधानसभा में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और 11 विधानसभा में लेफ्ट फ्रंट ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 की जो परिस्थिति है उसमें मात्र 42 सीटों पर टीएमसी की बढ़त रही और 0 सीट पर 2016 में रहने वाली बीजेपी 28 सीटों पर बढ़त बनाती है। 19 सीट जीतने वाली कांग्रेस महज 5 सीटों पर अपना बढ़त काम रख पाती है और लेफ्ट 0 हो जाती है, अदर्स भी 0 रहते हैं। इस वक्त की जो तस्वीर है इस 75 विधानसभा की, वो कैसी तस्वीर है? एक बड़ी तस्वीर इस रीजन की। जी सेंट्रल बंगाल में 75, इसमें से 2 में चुनाव नहीं हो रहा है, तो हम बात 73 की कर रहे हैं। जी तो इस जी 73 की हम बात करें तो इस 73 में से टीएमसी को 38 से 45 विधानसभा में जीत मिल सकती है, 24 से 29 विधानसभा में बीजेपी को जीत मिल सकती है और 4 से 7 विधानसभा में संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार को जीत मिल सकती है। जी ठीक है शशि भाई, सेंट्रल बंगाल रीजन की बात हमने कर ली और अब इसके बाद अब हम बात करना चाह रहे हैं ग्रेटर कोलकाता रीजन की। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये रीजन
और टीएमसी अगर सरकार बनाती है तो इसके लिए इस रीजन के भीतर टीएमसी को बहुत बेहतर करने की जरूरत होगी। एग्जिट पोल क्या कह रहा है, क्या टीएमसी 2016 से कमोबेश वैसी ही परिस्थिति जिले में इस रीजन में रख पा रही है, या उससे बेहतर कर रही है, या फिर बदतर कर रही है? आखिर एग्जिट पोल क्या कहता है वो हम समझेंगे शशि भाई से। बहरहाल ग्रेटर कोलकाता रीजन के सबसे पहले जिले मतलब नॉर्थ 24 परगना की हम बात करते हैं। नॉर्थ 24 परगना के भीतर कुल 33 विधानसभा की सीटें हैं। 2016 में 27 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी और 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 3 विधानसभा सीटों पर लेफ्ट ने जीत हासिल की थी। 2019 में परिस्थितियां बदली और 2019 में 21 विधानसभा सीटों पर सीधे सीधे टीएमसी ने बढ़त हासिल की और 12 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की। बड़ी बात है, 2016 में शून्य पर रहने वाली बीजेपी 12 विधानसभाओं में बढ़त बनाती है। तो नॉर्थ 24 परगना में संभव है कि ये अर्जुन सिंह के होने से भी हुआ होगा। शशि जी बेहतर बताएंगे। शशि भाई, नॉर्थ 24 परगना की क्या तस्वीर है? देखिए 2019 में जो बीजेपी का प्रदर्शन रहा था, 12 विधानसभा बढ़त मिली थी, तो उसके कारण सिर्फ अर्जुन सिंह ही नहीं थे। अर्जुन सिंह तो थे ही, क्योंकि इसके अंदर एक बार बैरकपुर लोकसभा जो आती है इसी जिले के अंदर आती है। दूसरा जो इसके ऊपर के हिस्से में जाएंगे तो बनगांव लोकसभा की भी कुछ विधानसभा इसके अंदर आती है, जो कि मथुरा डोमिनेटेड इलाका, तो उसके कारण भी बीजेपी को बढ़त प्राप्त हुई थी। अगर हम वर्तमान की बात करें तो बीजेपी 2019 के मुकाबले कुछ घट सकती है। बीजेपी को 6 से 9 विधानसभा जीत मिल सकती है, और वहीं पर तृणमूल कांग्रेस को 22 से 27 विधानसभा में जीत मिल सकती है। अर्थात 22 से 27 टीएमसी जीत सकती है और 6 से 9 बीजेपी जीत सकती है। एक विधानसभा में स्लाइड चांस है कि लेफ्ट और कांग्रेस उम्मीदवार को जीत मिल जाए। जी, तो 19 के लिहाज से नॉर्थ 24 परगना में शशि जी बीजेपी के लिए बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं मानी जाएगी, पर बहुत खराब भी नहीं है। 1-2 सीट घट सकती है। मतलब 12 है तो 12 के बजाय 9-10, मतलब हमने 6 से 9 रखा है, 10 भी आ सकती है। 6 से 9 के बीच में रहने को उम्मीद है। जी, ठीक है। चलिए, साउथ 24 परगना, दरअसल इस पूरे ग्रेटर कोलकाता रीजन की ही बात करें तो टीएमसी का गढ़ ये पूरा रीजन माना जाता है। और साउथ 24 परगना की अगर बात करें तो 31 विधानसभा की सीटें हैं। 29 विधानसभा की सीट पर टीएमसी ने 2016 में जीत हासिल की थी, 2 पर लेफ्ट ने जीत हासिल की थी। इस समय 2019 की अगर बात करें तो 19 में 31 विधानसभा में सीधे सीधे टीएमसी ने बढ़त बनाई थी साउथ 24 परगना जिले में। 2021 की तस्वीर क्या कहती है शशि जी? देखिए साउथ 24 परगना ये टीएमसी का मजबूत गढ़ है। अभिषेक बनर्जी जी का इलाका इसी के अंदर आता है, लेकिन इस इलाके में अम्फान का इशू था, जो आप सुनते हैं, बहुत सारे पत्रकार बोलते हैं जो दिल्ली से गए थे बंगाल घूमने, चर्चा का विषय है कि अम्फान के कारण इस इलाके में टीएमसी को घाटा हो सकता है। तो हमने भी इस चीज को ध्यान में रखा। जब हमारे टीम सर्वे करने गई तो लोगों से पूछा तो ये निकल कर आया, लेकिन दूसरी तरफ ये भी निकल कर आ रहा था कि बीजेपी का संगठन कमजोर था। वो वोटर को किस हद तक अपने पक्ष में डलवा पाया है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सभी तथ्यों को हम ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो कुछ ऐसी सीटें आ रही थी जहां पर बहुत ही क्लोज मार्जिन था, उस सीटों को हमने बीजेपी के पक्ष में दे दिया। एक तरह से थोड़ा सा हम सेफ खेले, और आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बीजेपी फ्रेंडली हम इस जिले में गए हैं। इस जिले में अगर हम देखें तो बीजेपी को 3 से 4 और 26 से 27 विधानसभा में टीएमसी को जीत मिल सकती है। 3 से 4 विधानसभा बीजेपी जीत सकती है और 26 से 27 में टीएमसी जीत सकती है। एक भांगर विधानसभा है जहां लेफ्ट और कांग्रेस आईएसएफ जो संयुक्त उम्मीदवार है उनको सफलता मिल सकती है। लेकिन यहां पर कहना यह जरूरी हो जाता है कि यह भी हो सकता है कि इस जिले में टीएमसी क्लीन स्वीप भी कर दे। जी, अच्छा, ठीक है। साउथ 24 परगना के बाद बात कोलकाता जिला की। कोलकाता जिले में कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं शशि जी। 2016 में 11 की 11 सीटें टीएमसी ने जीत हासिल की थी और 2019 में 8 विधानसभा सीटों पर टीएमसी की बढ़त थी, 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी। तो 2021 में जो कोलकाता जिले की तस्वीर है, क्या ये 19 जैसी है या उससे खराब है, उससे बेहतर है? बीजेपी के लिहाज से मैं पूछना 19 से थोड़ी सी बदलेगी। जो बीजेपी को 3 में लीड था, मेरा मानना है कि 1 में आ जाएगा। बीजेपी एक विधानसभा जो जोड़ो संघों की विधानसभा है वहां जीत दर्ज कर सकती है, और बाकी की जो विधानसभा है वहां पर टीएमसी को सफलता मिलने को मिल जाए। अर्थात आप कह सकते हैं कि बीजेपी 0 से 1 जोड़ो संघों में शायद जीत जाए
और बाकी जो हाँ 10 से 11 विधानसभा है, अगर जोड़ोसंको में बीजेपी नहीं जीतती है तो फिर टीएमसी 11 जीत दर्ज कर लेगी। अगर बीजेपी जोड़ोसंको में जीत जाती है तो फिर टीएमसी के खाते में 10 सीट आएगी। जी ठीक है। चलिए, दूसरा महत्वपूर्ण जिला कोलकाता से बिल्कुल सटा हुआ जिला हावड़ा। हावड़ा में कुल 16 विधानसभा की सीट है और इसमें 2016 की परिस्थिति देखें तो 15 विधानसभा सीटों पर सीधे सीधे टीएमसी ने जीत हासिल की थी। एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और 2019 की जो परिस्थिति है वहां टीएमसी फिर 15 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती है और एक विधानसभा की सीट पर बीजेपी बढ़त बनाने में कामयाब रहती है। तो इस समय हावड़ा जिला की तस्वीर क्या निकल के आ रही है शशि? देखिए, हावड़ा जिले में जो एक विधानसभा बीजेपी को 2019 में बढ़त मिली थी, हावड़ा नॉर्थ, तो हो सकता है कि उस विधानसभा बीजेपी की सफलता मिलने की ज्यादा गारंटी, हमारा एग्जिट पोल में भी निकल कर आया कि वहां बीजेपी को अच्छी खासी लीड है। तो हमने इस जिले की कुछ सीटों में एमएलए के खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी और लोकल जो लीडरशिप था उसके खिलाफ थोड़ा रोष था। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो क्लोज मार्जिन की सीटें हैं हमने थोड़ी सी बीजेपी के खाते में दी। तो यहाँ पर बीजेपी 2 से 4 विधानसभा में जीत दर्ज कर सकती है और टीएमसी 12 से 14। अगर 2 में बीजेपी जीतती है तो टीएमसी 14 और बीजेपी अगर 4 में जीतती है तो टीएमसी 12। तो ये स्कोर यहाँ रह सकता है 2 से 4 बीजेपी और 12 से 14 टीएमसी। जी, और एक कंफर्म सीट आप मान रहे हैं हावड़ा नॉर्थ की? हावड़ा नॉर्थ बीजेपी के लिए ये भी हो सकता है कि सिर्फ हावड़ा नॉर्थ में बीजेपी जीते और बाकी टीएमसी जीत जाए, लेकिन थोड़ा सेंटिंग डिमेंशन सबों को ध्यान में रखा जाए और क्लोज सीटें अगर बीजेपी की पाले में दी जाए तो 2 से 4 बीजेपी और 12 से 14 टीएमसी। जी ठीक है, लेकिन इस बात को अगर शशि जी मान लें, हावड़ा में जैसा आप कह रहे हैं, तो 19 में बीजेपी की बढ़त हावड़ा नॉर्थ में थी, वहां बीजेपी रिटेन कर रही है, लेकिन कोलकाता जिले में ऐसा नहीं हो पा रहा है। कोलकाता जिले में जहां 19 में बढ़त थी वहां भी बीजेपी पिछड़ रही है। तो वो हावड़ा नॉर्थ की जो सीट है उसमें बीजेपी अपनी बढ़त को कामयाब रख पा रही है 19 वाली। तो ऐसा केवल बीजेपी के कारण है, कैंडिडेट का भी वहां कुछ महत्व है? कैंडिडेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखेंगे कि जो कलकत्ता जिले की जो 3 विधानसभा में लीड थी वहां पर बीजेपी हाँ आखिर क्यों लीड नहीं बना पा रही है, तो ड्यू टू कैंडिडेट। इसी जिले की 2 विधानसभा बीजेपी ने ऐसा कैंडिडेट दिया था जो टिकट मिलने के बाद टिकट वापस किया था, तो पार्टी में ज्वाइन नहीं किए थे और बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया था। बड़ा हाँ। उपहास का केंद्र बनना पड़ा था बीजेपी लीडरशिप को। लेकिन यहाँ जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं हावड़ा नॉर्थ में वो बीजेपी के उम्मीदवार है, लोकल लीडर मतलब कैडर है, वो नीचे से उठे हुए हैं। उमेश राय जी उनका नाम है और वो लोगों के बीच में उनकी अच्छी पहचान है। तो अगर इस तरह के कैंडिडेट अगर बीजेपी को पूरे बंगाल में मिल जाते तो फिर बीजेपी और बढ़िया कर देती और बेहतर कर देती। जी ठीक है, चलिए, अब अंतिम इस रीजन का जो अंतिम जिला है, कोलकाता से ये भी करीब का ही जिला है, हालांकि हावड़ा जितना करीब नहीं लेकिन फिर भी करीब का जिला है, हुगली। महत्वपूर्ण जिला है। हुगली के भीतर 18 विधानसभा की सीटें हैं। 16 पर टीएमसी ने 2016 में जीत दर्ज की थी, एक पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और एक पर लेफ्ट ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 की जो परिस्थिति रही उसमें तस्वीर बदल गई। 10 विधानसभा की महज सीटों पर टीएमसी बढ़त कामयाब रखने में कामयाब हो पाती है और 8 सीटों पर सीधे सीधे बीजेपी बढ़त बनाती है। इस समय हुगली जिले की बड़ी तस्वीर 2021 के हिसाब से क्या निकल के आ रही है शशि? 2019 के लगभग ही तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। बीजेपी 6 से 8 विधानसभा में जीत दर्ज कर सकती है और 10 से 12 विधानसभा में टीएमसी को जीत मिलने की संभावना है। एक विधानसभा में स्लाइड चांस है कांग्रेस और लेफ्ट के उम्मीदवार। तो आप कह सकते हैं कि हुगली जिले में 6 से 8 बीजेपी को आप दे सकते हैं और 10 से 12 आप टीएमसी को दे सकते हैं। जी ठीक है, अब बड़ी तस्वीर की बात कर लें। ग्रेटर कोलकाता रीजन के भीतर, जिसका हमने जिक्र किया, कुल 109 विधानसभा की सीटें हैं। 2016 में 98 सीटों पर ममता बनर्जी की टीएमसी ने जीत हासिल की थी और 5 सीटों पर देखें अगर 2016 की तस्वीर, तो 5 सीट जो है वो कांग्रेस के जिम्मे रही और 6 सीट लेफ्ट के जिम्मे रही। लेकिन 2019 में परिस्थिति बदलती है और 2019 में 85 सीटों पर 98 सीटों वाली टीएमसी महज 85 सीटों पर बढ़त कामयाब रखती है बनाए रखने में, और बीजेपी जो शून्य पर थी वो 24 सीटों पर लीड ले लेती है। तो इस वक्त की जो तस्वीर है, बड़ी तस्वीर, 109 में बीजेपी कहाँ खड़ी दिख रही है शशि जी, और टीएमसी कहाँ पर दिख रही है? देखिए, टीएमसी 85 सीटों पर टीएमसी को बढ़त थी 2019 में, तो टीएमसी उससे हाँ थोड़ा सा बढ़ सकती है या थोड़ा सा घट सकती है।
और ये इस रीजन में 109 विधानसभा है, काफी बड़ा मतलब क्षेत्र है ये, और ये टीएमसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। इस जिले में टीएमसी को अच्छा प्रदर्शन करना होगा, मतलब 80 से ऊपर तो जीतना ही होगा। तो एग्जिट पोल ये मान रहा है कि टीएमसी यहाँ पर 80 से ऊपर जीत जाएगी। 80 से 91 मतलब 80 टू 91 विधानसभा के बीच में टीएमसी को जीत मिल सकती है। 17 से 26 70 टू 26 विधानसभा में बीजेपी को जीत मिल सकती है, और 0 से 3 विधानसभा में संयुक्त मोर्चा उम्मीदवार को जीत मिल सकती है। जी, तो ये रह सकता है अच्छा, हाल ग्रेटर कोलकाता रीजन। जी ठीक है। तो जिस बात का हमने शुरू में जिक्र किया था, ग्रेटर कोलकाता रीजन में टीएमसी के प्रदर्शन को, जो शशि नुमान में जो प्रदर्शन दिख रहा है 21 में, अगर उसको मान लिया जाए तो एक बड़ी तस्वीर दिख रही है शशि जी। मतलब ये है कि ममता बनर्जी अगर अपना किला बचा रही हैं इस रीजन के भीतर, तो इस रीजन संभव का है वो बहुत बड़ा योगदान होगा। मतलब आप मान लीजिए कि जितनी भी सीटें आएंगी उसकी आधी सीटें आप मान सकते हैं कि 50% 48% से लेकर 60% के बीच में सीटें इसी रीजन से आएगी। मतलब 80 सीट अगर आप एक रीजन से प्राप्त करते हैं और बाकी 80-90 सीट एक रीजन से प्राप्त करते हैं, या 40 सीट एक रीजन से प्राप्त करते हैं, 50, जो भी अंतिम पिक्चर रहेगा हम बाद में जिक्र करेंगे, तो रोल तो रहेगा ही। ए रीजन बहुत इंपॉर्टेंट था, टीएमसी के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस रीजन में टीएमसी को ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना होगा। जी ठीक है। एक और महत्वपूर्ण रीजन जिसको लेकर बड़ी चर्चा रही है, शुभेंदु अधिकारी के आने के बाद, खास तौर पर बीजेपी में जब शुभेंदु आते हैं तो उसके बाद इस रीजन की चर्चा बहुत तेज हो जाती है। बात जंगल महल और मेदिनीपुर रीजन की, शशि जी। जंगल महल मेदिनीपुर रीजन में जो जिले हमने लिए हैं, जो जिला हमने रखा है, वो कुल 5 जिले हैं। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा। और टोटल जो सीटों की संख्या होती है जंगल महल और मेदिनीपुर रीजन में, वो 56 विधानसभा की सीटें हैं। 2016 में 44 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी। एक विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, और 5 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 6 विधानसभा की सीटों पर लेफ्ट ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 में परिस्थितियां बदलती हैं, और 2019 में 24 विधानसभा की सीटों पर महज टीएमसी बढ़त बनाने में कामयाब हो पाती है, और एक विधानसभा सीट जीतने वाली बीजेपी 32 विधानसभा की सीटों पर सीधे तौर पर लीड बना लेती है। इस रीजन में, जंगल महल और मेदिनीपुर रीजन में बड़ी तस्वीर क्या है, उस पर हम आखिरी हिस्से में बात करेंगे। फिलहाल हम जिलावार चलते हैं, चर्चा की शुरुआत जिलावार ही करें। तो पूर्वी मेदिनीपुर, सबसे पहले इसी जिले की चर्चा। और पूर्वी मेदिनीपुर के भीतर 16 विधानसभा की सीटें हैं। 13 2016 में टीएमसी ने जीत दर्ज की थी 13 विधानसभा सीटों पर, और 3 पर लेफ्ट में। 2019 लोकसभा में 14 विधानसभा सीटों पर टीएमसी बढ़त बनाने में कामयाब हो पाती है, और 2 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती है। इस वक्त की तस्वीर पूर्वी मेदिनीपुर इस जिले की क्या है, खासतौर पर जी जिस अधिकारी परिवार की? ये शुभेंदु अधिकारी जी का जिला है, और इसी जिले की एक सीट से ममता बनर्जी जी चुनाव लड़ रही है, नंदीग्राम। तो दर्शक को जानने की भी उत्सुकता होगी कि नंदीग्राम में कौन चुनाव जीत रहा है, तो हम बताएंगे जब हम ओवरऑल इस पूरे रीजन की बात कर लेंगे। तो पूर्व मेदिनीपुर जिले में बीजेपी अपने प्रदर्शन को अच्छा कर सकती है। देखिए, ये जो 2 जिला था, पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, यहाँ पर हमारी टीम को काम करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जब टीम ग्राउंड पर जा रही थी तो लोग आसानी से नहीं बता रहे थे, लोगों के अंदर एक डर था। अब वो डर टीएमसी के प्रति था, वो डर शुभेंदु अधिकारी के प्रति था, किसके ओर था, ये थोड़ा सा हम जज करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन इस रीजन में हमने क्लोज कंटेस्ट की सीटें बीजेपी को दी है। अगर यहां पर एक चीज अमिताभ जी ध्यान में रखना होगा कि अगर एंटी इनकम्बेंसी टीएमसी का अगेंस्ट था तो फिर बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी, जो हमारा एग्जिट पोल कह रहा है। लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं शुभेंदु के प्रति भी था, तो फिर रिजल्ट बदल जाएगा, और हमारा एग्जिट पोल यहाँ इस 2 जिला में, खासकर 2 जिले में नहीं, खासकर एक जिला में बात करूंगा, पूर्व मेदिनीपुर में गलत भी हो सकता है। तो हम बात करें पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीट की, तो 9 से 10, मैं 9 से 10 सीट दे रहा हूं बीजेपी को, और 6 से 7 सीट में दे रहा हूं टीएमसी को। जी अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण बात, मार्के की बात आपने कही है। अब यहाँ अधिकारी परिवार की प्रतिष्ठा की बात भी दांव पर है। देखते हैं परिणाम में क्या निकलता है, और नंदीग्राम की चर्चा तो हम करेंगे ही। हालांकि दर्शक बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं अभी की बातचीत से, लेकिन जरूरी नहीं है, अनुमान से अलग भी नंदीग्राम की तस्वीर हो सकती है। बहरहाल पश्चिमी मेदिनीपुर की बात करते हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में 15 विधानसभा की सीटें हैं शशि जी।
और इस 15 में से 13 विधानसभा में 2016 में टीएमसी ने जीत हासिल की थी। एक विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और एक पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 2019 में परिस्थितियां बदलती हैं। 8 विधानसभा की सीटों पर टीएमसी बढ़त बनाने में कामयाब रहती है और एक विधायक इस जिले में जीतने वाली, एक विधानसभा जीतने वाली बीजेपी 7 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती है। इस वक्त की तस्वीर क्या है पश्चिमी मेदिनीपुर जिले की? ये दिलीप घोष जी का जिला है और इस जिले में उम्मीद है कि बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। मैं बीजेपी को 8 से 9 सीट दे रहा हूं और 6 से 7 में दे रहा हूं टीएमसी को। तो पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर दोनों जिले में मैं बीजेपी को ज्यादा रख रहा हूं, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस जिले में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा था हमारी टीम को। तो इस जिले में जो फाइंडिंग आ रहा है, थोड़ी सी त्रुटि की गुंजाइश है, यहाँ पर गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी हम एग्जिट पोल के साथ जाएंगे। जो हमारा एग्जिट पोल में है उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो पश्चिमी मेदिनीपुर में जो हमने जिक्र किया 8 से 9 सीट, 15 में से 8 से 9 बीजेपी को और 6 से 7 टीएमसी को। जी, तो मतलब ये माना जाए शशि जी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष जिनको लेकर मुख्यमंत्री प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी के हो सकते हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन अनाधिकृत तौर पर और स्वघोषित तौर पर ये चर्चा बहुत तेज रही है, तो उसका असर भी इस जिले में शायद दिखा होगा क्योंकि ये गृह क्षेत्र है। उसका असर तो आप नहीं कहेंगे। इस जिले में लोकसभा के बाद थोड़ा बीजेपी का ग्राफ बढ़ा था, तो लोगों के प्रति, बीजेपी के प्रति लोगों का झुकाव हुआ। और दूसरा जो टीएमसी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी था लोकल लीडरशिप के प्रति, उसका भी लाभ थोड़ा बीजेपी को मिला। जी, ठीक है, चलिए झारग्राम जिले के भीतर कुल 4 सीटें हैं विधानसभा की। 2016 में चारों की चारों सीट टीएमसी ने जीती थी और 2019 में परिस्थितियां बदल गई। महज एक विधानसभा सीट पर टीएमसी की बढ़त रही और 3 विधानसभा सीट पर बीजेपी की बढ़त रही। इस वक्त की जो तस्वीर है इस चारों सीट की, वो क्या बता रही है शशि जी? किस तरफ झारग्राम इशारा जो है? जिला है वो एसटी और महतो डोमिनेटेड है। इस जिला में टीएमसी ने एसटी वर्ग में काम किया है। आप जानते होंगे कि महतो को एसटी स्टेटस देने के लिए एक वादा भी किया था और कैंडिडेट सिलेक्शन बीजेपी के मुकाबले टीएमसी का इस जिला में अच्छा रहा था। तो इस जिले में हो सकता है कि बीजेपी को झटका लगे। बीजेपी जो 3 में बढ़त था 2019 में, उससे घट जाए। 1 से 2 विधानसभा बीजेपी को मिल सकता है, खाता बिना कुल ये भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी 1 से 2 बीजेपी को दे रहा हूं और 2 से 3 मैं टीएमसी को दे रहा हूं झारग्राम जिले में। जी, ठीक है, चलिए अब पुरुलिया की बात करते हैं। पुरुलिया बेहद महत्वपूर्ण जिला। 9 विधानसभा की कुल सीटें हैं। 2016 में 7 विधानसभा सीट पर सीधे सीधे टीएमसी जीत दर्ज करती है, 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज करती है और 2019 में परिस्थितियां बदलती हैं। महज एक सीट पर टीएमसी बढ़त बना पाती है और 8 सीट पर सीधे सीधे बीजेपी बढ़त बना लेती है। तो इस समय पुरुलिया जिले की तस्वीर कैसी है शशि जी? ये महतो डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। महतो वर्ग का एक तरफा वोट, एक तरह से कहे तो मोर देन 60% वोट 2019 में बीजेपी को मिला था और यही कारण था कि जिले की 9 में से 8 में बीजेपी को बढ़त थी और 1 में सिर्फ टीएमसी को बढ़त प्राप्त हुई। वर्तमान की हम बात करें तो इस जिले में बीजेपी की सीटें थोड़ी सी घट सकती है। पुरुलिया जिले में बीजेपी को 5 से 7 विधानसभा जीत मिल सकती है। एक सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी और 1 से 3 सीट टीएमसी के खाते में जा सकती है। तो अगर टीएमसी को 3 में जीत मिलती है तो फिर बीजेपी को 5 और 1 कांग्रेस के खाते में जाने की पूरी संभावना है। तो 1 कांग्रेस, 5 से 7 बीजेपी और 1 से 3 टीएमसी। जी, ठीक है, जंगल महल मेदिनीपुर रीजन के सबसे आखिरी जिले की हम बात कर रहे हैं शशि जी, बांकुड़ा। 12 विधानसभा की सीटें हैं इस जिले में। 2016 में 7 विधानसभा सीटों पर सीधे सीधे टीएमसी ने जीत हासिल की, 2 विधानसभा की सीटें कांग्रेस के जिम्मे रही और 3 विधानसभा सीटों पर लेफ्ट ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2019 में परिस्थिति बिल्कुल बदल गई और 12 की 12 विधानसभा पर सीधे सीधे बीजेपी ने जीत बना ली। तो ये जो 19 की परिस्थिति रही है इस जिले में बांकुड़ा में, क्या वैसी ही तस्वीर इस वक्त भी है या उस तस्वीर में कुछ बदलाव भी है? थोड़ी सी बदलाव देखने को मिल सकती है। ये जो जिला है वो बॉडी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है बांकुड़ा जो है, और 12 की 12 विधानसभा हमने बताया कि 2019 में बीजेपी को बढ़त मिली थी। तो बीजेपी थोड़ी सी घट सकती है 8 से 9 सीट। मतलब आप 12 से 1 भी सीट घटती है तो 1 सीट का नुकसान है। 3 से 4 सीट बीजेपी की घट सकती है। 8 से 9 में मैं बीजेपी को दे रहा हूं और 3 से 4 में टीएमसी को दे रहा हूं इस जिले में। जी,
तो इस तरीके से जंगल महल और मेदिनीपुर जो अंतिम रीजन था 4 हिस्से में, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया था, पूरे बंगाल में बांट करके 294 में से 292 सीट जिस पर चुनाव हो रहे हैं उसकी एक मुकम्मल तस्वीर रखने की हमने कोशिश की है। और जंगल महल मेदिनीपुर रीजन की अंतिम जो बड़ी तस्वीर है इस रीजन की, उस पर आ जाते हैं। टोटल सीटें 56 है इस रीजन में। 44 सीटों पर 2016 में टीएमसी ने जीत हासिल की थी। एक सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 6 सीटों पर लेफ्ट ने जीत हासिल की थी। ये 16 की तस्वीर थी। 19 में 56 में से 24 सीटों पर टीएमसी ने बढ़त बनाई और 32 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई। एक मुकम्मल और बड़ी तस्वीर अगर इस रीजन की देखें तो 56 में कितनी सीटों पर टीएमसी और कितनी सीटों पर बीजेपी आपके शशि अनुमान के मुताबिक है? 18 से 24 सीट, अर्थात बेस्ट केस में टीएमसी 24 तक जा सकती है। 18 से 24 सीट टीएमसी को मिल सकती है। 31 से 37 सीट, अर्थात पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर जिस जिले में बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं, उसके कारण इस जिले में 31 से 37 सीट बीजेपी को मिल सकती है और 1 से 2 सीट संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार को मिल सकती है, संयुक्त मोर्चा के खाते में जा सकती है कांग्रेस और लेफ्ट। जी शशि भाई, अब दरअसल बंगाल की जो मुकम्मल तस्वीर, बड़ी तस्वीर है, वो बताने का वक्त है। इतनी देर से दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब वो तस्वीर हमको बताना है। और जो दर्शक जुड़े हैं देश के अलग अलग हिस्सों से हैं, जाहिर है कोरोना की मार से जब देश पूरा बेजार हो तो ऐसे में बंगाल चुनाव परिणामों को लेकर सबकी निगाहें लगी ही होगी। तो ऐसे में अब एक बार हम सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के संख्या पर आते हैं। संख्या क्या कहता है बंगाल में शशि अनुमान के मुताबिक? ओवरऑल पिक्चर अमिताभ जी ये कहता है कि टीएमसी को 170 प्लस माइनस 16 सीट्स, बीजेपी को 110 प्लस माइनस 14 सीट्स और संयुक्त मोर्चा को 10 सीट्स प्लस माइनस 4 सीट आने की उम्मीद है। अर्थात बंगाल में एक बार फिर हमारे एग्जिट पोल के अनुसार ममता बनर्जी जी की सरकार बनने जा रही है भारत की। इस समय वो इकलौती महिला मुख्यमंत्री है और वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकती है बंगाल की। और वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो बीजेपी उनको सत्ता से हटाने में नाकाम रही है। जी अमिताभ जी, आप ये कह रहे हैं तो फिर तो नंदीग्राम आज ही समझना पड़ेगा शशि जी, अगले दिन तक वेट नहीं कर सकते हैं। नंदीग्राम आपके सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी जीत रही हैं फिर? जी नंदीग्राम में ममता बनर्जी जी जीत रही हैं, लेकिन हमने अपने एग्जिट पोल ने बताया है कि पूर्व मेदिनीपुर जिले में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, टीएमसी के मुकाबले ज्यादा सीट जीत सकती है। लेकिन नंदीग्राम में ममता बनर्जी जी का चुनाव लड़ना अपने आप में सोची समझी रणनीति थी। वहां पर 26% मुस्लिम मत और वहां पर टीएमसी का भी अपना एक वोट बैंक है। और आपको समझना होगा कि वहां के एमएलए शुवेंदु अधिकारी हैं, तो अगर लोकल एंटी मंत्री अगर होगा तो शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ ज्यादा होगा बनिस्बत ममता बनर्जी के खिलाफ। जी ठीक है, चलिए बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ आखिरी सवाल शशि भाई, आप कह रहे हैं कि लेफ्ट कांग्रेस और पीरजादा सिद्दीकी की पार्टी का जो अलायंस है वो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी बुरी परिस्थिति अगर रहती है हो सकता है, तो हमने उनको 10 प्लस माइनस स्कोर रखा है, वो 14-15 तक जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि दहाई का आंकड़ा ना कर पाए, लेकिन उनका वोट शेयर बढ़ सकता है। कांग्रेस को 2019 में जो वोट आया था और लेफ्ट को 2019 में जो 7.5% वोट आया था, उससे लेफ्ट अपना वोट परसेंटेज बढ़ा सकता है, लेकिन ये सीट बढ़ाने में नाकाम रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है मुर्शिदाबाद जिला। देखिए कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट 10 से लेकर 14-15 सीट आने को भी मुर्शिदाबाद जिले से थी, लेकिन मुर्शिदाबाद जिले के मुस्लिम मतदाताओं ने कांग्रेस को नकारा है और टीएमसी पक्ष में मतदान किया है, ऐसा हमारा एग्जिट पोल बता रहा है। देखना है कि 2 मई को क्या रिजल्ट आएगा। जी शशि भाई, तो इसका आप कह रहे हैं वोट शेयर बढ़ेगा, तब तो जाहिर है कि वोट शेयर अगर लेफ्ट और कांग्रेस बढ़ा लेती है 19 के मुकाबले में, तो बीजेपी तो वैसे भी हारेगी, क्योंकि बीजेपी 10 से 40 पर पहुंची थी और 30% जो वोट शेयर है वो कांग्रेस का 6% और ओवरऑल जो लेफ्ट की पार्टियां और अदर्स हैं इन सबको जोड़ ले तो 30% पहुंचता है जी ये। उसी से बड़ा हिस्सा आया था। तो अगर लेफ्ट का वोट शेयर मान लीजिए कि 7.5% 19 में था, अगर ये बढ़कर अभी 11-12% आता है, 3.5-4% बढ़ता है, तो इसका बड़ा हिस्सा 2 से 2.5% बीजेपी के हिस्से से ही आने की संभावना है। जी जी, करीब 18% लेफ्ट की सारी पार्टियों को जोड़ ले तो उनका वोट शेयर कम हुआ था। जी जी और तो इस बार उतना 6-7 नहीं है, मतलब 2016 के मुताबिक वोट शेयर नहीं आएगा। मेरा ये मानना है कि 2019 के मुकाबले इनका वोट शेयर बढ़ सकता है। कुछ कुछ विधानसभा में ये अच्छा चुनाव लड़ेंगे और ये जहां जहां अच्छा चुनाव लड़ेंगे वहां वहां ये बीजेपी को झटका देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बाली विधानसभा, आप देखिए जमुरिया विधानसभा पश्चिम बर्धमान की,
जादवपुर विधानसभा, तो ये जहां जहां ये अच्छा चुनाव लड़ेंगे वहां यहाँ ये बीजेपी के उम्मीदवार को झटका देंगे, ये बीजेपी के मतों को काटेंगे। जी चलिए, तो कुल मिला के ये है कि न खुदा मिला न विसाले सनम, जिसको लेकर के चेन्नई उच्च न्यायालय ने भी चुनाव आयोग पर सुनाया और देश भर की जो उंगली है वो बीजेपी की तरफ खड़ी है, जिस बात को लेकर कि बंगाल को जीतने के चक्कर में देश में कोरोना को नियंत्रित करने की जो जवाबदेही थी, कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर उसमें बड़ी चूक हो गई। तो इसीलिए कहना वाजिब ही होगा कि न खुदा मिले न विसाले सनम, देश की परिस्थितियां तो खराब हुई और बंगाल में भी बाजी हाथ नहीं आ पाई। तो इसके पीछे के जो भी कारण है, ममता कैसे रिपीट कर रही हैं और बीजेपी 3 सीटों वाली पार्टी अगर सरकार बनाने का दमखम दिखाने लगती हो और ये भरोसा दिलाने लगती हो लोगों को कि हम सरकार बना लेंगे और फिर वहां तक नहीं पहुंचती, तो इसका मतलब बहुत साफ शशि जी ये माना जाए कि बीजेपी जीती हुई बाजी हार गई और ममता हारी हुई बाजी जीत गई। आप ऐसे मान सकते हैं कि 2019 के बाद बीजेपी जो बढ़ रही थी वो 2021 विधानसभा बढ़त थी, तो उससे बढ़ी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। इसके बावजूद कि वो तमाम बड़े लीडर, टीएमसी से राजीव बनर्जी को देखे, शुवेंदु अधिकारी देखे, तमाम लीडर बीजेपी के टीएमसी छोड़कर बीजेपी के पाले में आए। वही टीएमसी जो 164 सीटों में बढ़त थी 2019 में, उसके थोड़ा सा आगे बढ़ सकती है, थोड़ा सा कम हो सकती है और अपनी सरकार बचा लेगी। उसका बहुत सारे कारण है। वो जब हम लोग प्रतिष्ठित सीटों के बारे में बात करेंगे, इन सभी कारणों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम दर्शकों को छोड़ते हैं ओवरऑल पिक्चर पे ही, किसी का एंजॉय करें कि ओवरऑल पिक्चर क्या कह रही है। जी चलिए, तो ओवरऑल तस्वीर तो आपने बता ही दी बंगाल की, और ये भी आपने कह दिया कि ममता बनर्जी फिर से एक बार सरकार बनाने की ओर है और कंफर्टेबल मेजोरिटी की सरकार बनाने की ओर है, ऐसा शशि नुमान में दावा है, ऐसा शशि नुमान में तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं। बहरहाल दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, इस वीडियो को हम यही पूरा करेंगे, लेकिन इसके बाद अगले वीडियो में जब हम आपसे जुड़ेंगे तो बंगाल की उन तमाम महत्वपूर्ण सीटों की भी चर्चा करेंगे जहां बंगाली फिल्म जगत के अभिनेता अभिनेत्री चुनाव लड़ रहे हैं, खेल जगत के महत्वपूर्ण लोग चुनाव लड़ रहे हैं और बंगाल में लिखने पढ़ने की परंपरा रही है, मजबूत परंपरा है। तो ऐसे जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग वहां चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन तमाम महत्वपूर्ण लोग, बहुत कुछ सारे सांसद सांसद भी लड़ चुनाव रहे हैं लड़ रहे चुनाव, हैं। कुछ सांसद भी जी चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, जी तो सांसदों की सीट को लेकर के, खिलाड़ियों की, अभिनेताओं की और ऐसे जो नामचीन लोग हैं उनकी सीट का गुणागणित क्या कहता है, वो भी हम अलग से एक वीडियो में आप सबसे साझा करेंगे शशि जी के साथ ही, ये हमारा वादा है। फिलहाल बंगाल की बड़ी तस्वीर हमने आपसे साझा की है, इससे पहले असम की तस्वीर भी हमने साझा की थी। केरल और बाकी के जो 3 राज्य हैं उनकी तस्वीर भी साझा करने की परिस्थिति बनती, लेकिन इस वक्त चूंकि जो काम ग्राउंड जीरो रिसर्च ने जमीन पर बिल्कुल किया है, वो सबसे ज्यादा सघन काम असम और बंगाल के भीतर रहा है, तो इसीलिए वहां हमने बहुत विस्तार से आपसे बातचीत की है और हम अपने प्लेटफॉर्म पर संभव होगा तो बाकी राज्यों की भी एक मोटी मोटी जानकारी आपसे जरूर साझा करेंगे। तो फिलहाल बंगाल की इस बड़ी तस्वीर के साथ शशि नुमान के लिए, ग्राउंड जीरो रिसर्च की टीम को, शशि शंकर सिंह जी को और आज की हमारी इस बातचीत को आप अपनी शुभकामनाएं दीजिए। हम उम्मीद करते हैं, मेरी बहुत मान्यता है कि शशि जी ने जो कुछ भी बताया है, साझा किया और जिस तरीके से नमूने इन्होंने इकट्ठे किए हैं, उसका विश्लेषण किया है, संभव है वो परिणाम के सबसे सटीक ये अनुमान साबित होगा। बहुत सारी शुभकामनाएं शशि जी आपको भी और ग्राउंड जीरो जी जी रिसर्च की टीम और को। तमाम तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद जो हमारे वीडियो को देखेंगे। और सबसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर टिक कर दे, ताकि जब हम प्रतिष्ठित सीटों का हाल वीडियो लाए तो उनसे ना छूटे। जी 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 बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही आप सब ने स्नेह बरसाते रहिए और राजनीतिक खुराक के लिए, चुनावी खुराक के लिए ग्राउंड जीरो रिसर्च की टीम की इस पेशकश पर ऐसे ही आते रहिए, देखते रहिए। आपका उत्साह हम सबका संबल है। बहुत शुक्रिया इस और बातचीत सभी में जुड़ने दर्शकों के का लिए। कमेंट का भी इंतजार रहेगा कि हमारी फाइंडिंग्स वो कितना संतुष्ट है। वो हमें कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लहजे में थोड़ा एक जो कस्टम होता है बोलने का, उसके लहजे में कुछ भी कह सकते हैं, हमें विचार रख सकते हैं कि हमारी फाइंडिंग कैसी उनको लग रही है, किस जिले में उनको लगता है कि हमने सही रिपोर्ट रखा है, किस जिले में उनको लगता है कि हमने गलत रिपोर्ट रखा है। तो कमेंट का भी हम लोग को इंतजार रहेगा। जी हाँ, तो आपकी टिप्पणी, चाहे वो समालोचना हो, आलोचना हो, सबका स्वागत है। बस भाषाई मर्यादा का ध्यान अगर रह पाए तो ज्यादा बेहतर है, हम सबकी कोशिश है।
कि हम अपनी बात मर्यादा में, लहजे में रखें। असहमति का पूरा सम्मान है, सहमति का भी सम्मान है। ऐसे ही आप सब आगे भी जुड़ेंगे, इस बात की पूरी उम्मीद है। तो आज की इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। शशि भाई, इस चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जी जी, सभी दर्शकों का धन्यवाद जी।